मतलब उस टाइम पे प्रिपरेशन सब सही चल रही थी, फिर आ गया कोविड, इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था, पर टेस्ट तो चलाने है ना, राइट, ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि उस टाइम तक कुछ ऐसे नीट पोस्टपोनमेंट की डेट आई नहीं थी। ठीक है। तो हम हॉस्टल में जो खाली रूम्स होते थे उनमें हमें अलग अलग बैठा के और टेस्ट देते थे हॉस्टल रूम्स में। मैं टेस्ट दे रही हूँ, जो हॉस्टल वार्डन है वो मुझे आके एकदम से ऐसे बोलती है कि तृप्ति जल्दी जल्दी टेस्ट कर लो, फिर बैकपैक करना है कि पापा से मेरी बात हो गई है, तुम्हें घर जाना है। मैं सेंटर तक आ गई हूँ, मेरे को फिर भी हिट नहीं हो रहा था कि मैं नीट देने आई हूँ। इतने बच्चे आज एग्जाम देने वाले, मैं इतने चिल होके गई हूँ। वो जो मैंने 5 में मेहनत की थी, ये रिलैक्स में उस वजह से थी। अगर मैं अभी भी ढंग से नहीं पढ़ाई करी होती तो ये इतनी चिल नहीं होती मैं। राइट। तो मेहनत करने पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ठीक है, हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, जहां पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ हैं तृप्ति, जो करंटली एमबीबीएस स्टूडेंट है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में। तृप्ति ने 3rd अटेम्प्ट में अपना नीट क्लियर किया था और इनका स्कोर था 655। तो जानते हैं उनकी जर्नी को और देखते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से हम क्या सीख सकते हैं। सो वेलकम टू द शो तृप्ति। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है और किसी फील्ड में नहीं जाना है? बचपन से ही जैसे सबके घर में रिलेटिव्स होते हैं, वो स्टार्टिंग से पूछने लग जाते हैं क्या बनना है। तो और कोई कभी कुछ दिमाग में आया ही नहीं, डॉक्टर बोलते फिर ऐसे ही 10th में बायो ले लिया। तो फिर उसके बाद तो टॉप मोस्ट एमबीबीएस ही होता है बायो में, बस इसलिए आ गई इस फील्ड में। और आपको बायो में इंटरेस्ट था? मैथ से ज्यादा था। अच्छा, मैथ से ज्यादा था। तो आपकी फैमिली में कोई और डॉक्टर भी है? नहीं। सो यू आर द फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। अच्छा, ठीक है। तो पेरेंटल प्रेशर में या रिलेटिव्स के प्रेशर में कहीं ना कहीं आके? नहीं, टू बी ऑनेस्ट रिलेटिव्स ज्यादा नहीं घुसते हैं हमारे उसमें। मतलब रिलेटिव्स का कोई प्रश्न नहीं था। मम्मी पापा ने भी कभी कुछ नहीं बोला, अपनी मर्जी से ही किया। राइट। एंड आप दिल्ली के रहने वाले? नहीं, बिहार से। ओके। तो 11th-12th का जर्नी आपका कैसा था? स्कूल जाते थे? अटेंडिंग स्कूल था? नॉन अटेंडिंग था। एंड तो आपने कोचिंग ले लिया होगा। तो मैं बेसिकली ये जानना चाहता हूँ कि 11th-12th में आपने अपना टाइम कैसे डिवाइड किया था एंड आपका फोकस नीट था या बोर्ड्स? नीट ही था आपका। बोर्ड्स, अब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड्स हो ही जाएंगे साथ में, तो बोर्ड्स का ऐसा कुछ टेंशन नहीं था। वो लास्ट में फिर जब डेट्स आती हैं उससे 1 हफ्ते पहले भी पढ़ लो तो बोर्ड्स बहुत अच्छे से हो जाता है। अच्छा। नीट का ऐसा था कि क्योंकि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, बायो आसपास में मतलब ना दादी घर नानी घर किसी साइड में कोई घुसा ही नहीं कभी बायो फील्ड में, सारे इंजीनियर्स भरे हुए। तो काफी देखना पड़ा कि कौन सा इंस्टीट्यूट। कोचिंग ज्वाइन किया था आपने? हाँ, कोचिंग ज्वाइन किया था दिल्ली में। तो आप दिल्ली आ गए थे फिर? हाँ, मैं 11th-12th में दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। ओके। तो फिर आप अपना स्केड्यूल बता रहे थे, राइट? तो फिर उस टाइम मैं दिल्ली आ गई हॉस्टल में। तो हॉस्टल में तो अब सारे फिर वैसे ही बच्चे नीट एस्पिरेंसी है सारे। हमारा शेड्यूल ऐसा था, सुबह 8 बजे से क्लास होती थी। स्टार्टिंग में तो 1 बजे तक होती थी कुछ महीने, ताकि हम उस शेड्यूल में आ पाए। फिर 8 बजे से 3 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी। फिर क्लास, और वहाँ पे था कि स्टार्टिंग में 1-1.5 महीने तो हमारा सिलेबस करा रहे थे, मतलब उसके बाद से हमारे डेली प्रैक्टिस टेस्ट होते थे। अच्छा। तो मतलब जो पढ़ाया फिर उसका रोज सुबह में टेस्ट हो रहा है, आधे घंटे का एमसीक्यू टेस्ट वगैरह। तो सही चल रहा था स्टार्टिंग में। तो फिर धीरे धीरे जब सिलेबस बढ़ता है तब फिर थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो 11th का स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा गया था, फिर थोड़ा हाफ ईयर के बाद टेंशन हो गया था, फिर 12th भी अच्छे से ही शुरू करी थी, ऐसे ही चल रहा है। राइट। तो आप अपना डे कैसे डिवाइड करते थे? कितना टाइम सेल्फ स्टडी को देते थे अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग? मैं रात में ज्यादा पढ़ती हूँ, नाइट आउट। अच्छा, ठीक है। तो मतलब सुबह से जाते जाते तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर क्लास करते करते तो आके खा के सो गए। फिर शाम को उठा, थोड़ा बहुत घर पे बात किया, दोस्तों से बात किया। फिर रात को खाना खाने के बाद पढ़ने बैठती थी, मतलब अराउंड 9:30 से 12:30 या 1 बजे तक पढ़ लिया। राइट। फिर सो गई क्योंकि सुबह फिर क्लास जाना तो अराउंड 4 से 5 आवर्स की सेल्फ स्टडी आप उस टाइम पे करते थे? तो होती थी ना। राइट। और सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? कौन सा सब्जेक्ट वीक था? फिजिक्स वीक। मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स या फिजिक्स वीक था। तो सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी रखते थे आपकी, यार ताकि मैं जो टारगेट है मेरा नीट वो क्लियर हो जाए? बायोलॉजी में तो सबको पता है एनसीईआरटी इज द बाइबल, की मतलब वही पढ़नी है। एक्स्ट्रा थोड़े बहुत पढ़ सकते हो, पर अब तो नीट का पेपर वैसे एनसीईआरटी से ही आता है। पहले थोड़ा फिर भी एक्स्ट्रा आ जाता था। कोचिंग्स का मुझे अभी भी थोड़ा लगता है कि वो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो वो उनको मे बी तो अपडेट करना चाहिए अपना पढ़ाने का तरीका, पर ठीक है, अब जो भी है वो चल रहा है वैसे। तो बायो में तो एनसीईआरटी ही करती थी। मॉड्यूल वगैरह देते हैं पर मैंने नहीं की कभी बायो के भी, जरूरत भी नहीं है।
राइट। केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा फोकस करे तो वो क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं। राइट राइट। फिजिक्स में भी जितने क्लास में करा रहे हैं वो सब करती थी, बाकी फिर क्वेश्चन बैंक साथ साथ में टेस्ट चलते रहते थे तो पता चल जाता था कि क्या चल रहा है, कहाँ स्टैंड करते हो आप। राइट राइट राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने शुरू से ही रखा, जरूरी है वो। राइट, ठीक है। तो फिर फाइनली आप 12th में आ गए, बोर्ड जाने वाले होंगे। हाँ। तो मैंने 12th दिया था प्री कोविड, तो अच्छा। मेरा तो सब नॉर्मली हुआ ओके वगैरह। हाँ। तो वो हो गए, हमारे बोर्ड्स हो गए थे। उसके बाद मतलब उस टाइम पे प्रिपरेशन सब सही चल रही थी, फिर आ गया कोविड। हाँ। तो उस टाइम पे भी क्योंकि हॉस्टल में रहते रहते ऐसा हो जाता है मोस्टली बच्चों का कि फिर घर, क्योंकि छुट्टियों में घर जा रहे होते हैं तो फिर घर जाके पढ़ाई नहीं हो पाती है। दिमाग में ये होता है कि घर आए, मतलब अभी एंजॉय करने का टाइम है, अभी कोई पढ़ाई की टेंशन नहीं। कोविड के टाइम घर चले गए, फिर डेट्स भी पोस्टपोन हो गई नीट की। अच्छा। मतलब पहले मई में होना था, फिर क्योंकि इतना मतलब फैला हुआ था कोविड, तो फिर जुलाई में हुआ, फिर सितंबर में हुआ। तो इतने टेस्ट 11th के मैं स्टार्टिंग से टेस्ट दे रही हूँ। फिर मैंने बाद में टेस्ट देना भी छोड़ दिया। 12th में ही छोड़ दिया था कोविड के टाइम। जब कोविड के टाइम पे घर चली गई, उस टाइम पे भी ऐसा हुआ हमारा जो मतलब सिलेबस ओवर होने के बाद GTS होते थे, ग्रैंड टेस्ट सीरीज। मतलब वो नीट से जस्ट पहले 1-1.5 महीने पहले शुरू होता है। राइट। तो वो टेस्ट सीरीज चल रही थी। मैं उस टाइम पे ऐसा हुआ क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद कर दिया था, पर टेस्ट तो चलाने है ना। राइट, ऑनलाइन। हाँ, क्योंकि उस टाइम तक कुछ ऐसे नीट पोस्टपोनमेंट की डेट आई नहीं थी। ठीक है। तो हम हॉस्टल में जो खाली रूम्स होते थे उनमें हमें अलग अलग बैठा के और टेस्ट देते थे हॉस्टल में। मैं टेस्ट दे रही हूँ, जो हॉस्टल वार्डन है वो मुझे आके एकदम से ऐसे बोलती है कि तृप्ति जल्दी जल्दी टेस्ट कर लो, फिर बैग पैक करना है कि पापा से मेरी बात हो गई है, तुम्हें घर जाना है। और मैं बिल्कुल घर जाने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी घर जाके पढ़ाई नहीं हो पाएगी। राइट। वो ऐसे बोल रही, मैं फिर भी नॉर्मल पेस पे कर रही हूँ अपना कि मुझे पेपर देना है। वो दोबारा आई तो मैंने पेपर भी वो वाला अपना कंप्लीट नहीं किया, मैं वैसे ही गई हूँ। अब मुझे निकलना है आधे घंटे में, मैं 2 साल से वहां रह रही हूँ, मेरा एक मिनी घर बन चुका है। मैं कितना क्या लेके जाऊंगी। राइट। तो फिर घर पे बात किया, और वहाँ टारगेट PMT का ऐसा है कि आप वहाँ स्मार्टफोन्स नहीं रख सकते। अच्छा। बस छोटे वाले फोन अलाउड है। मैंने बस ऐसे बात किया तो घर वालों ने भी यही बोला कि तुम्हारी जो पढ़ाई की जरूरत मतलब चीजें हैं, कॉपी बुक्स जो भी है वो लेके आ जाओ, बाकी तो ठीक है घर ही जा रहे हैं। मैं बस वो लेके जैसे तैसे पहुंची हूँ घर। फिर घर जाके जो मैं टेस्ट का बता रही थी कि उसके बाद फिर मैं ऐसे थोड़ा नॉर्मल हो गई कि ठीक है अभी तो नीट बहुत बाद में कर लेंगे। वो वहाँ मैं गलत हो गई, इसलिए मेरा पहले नहीं हो पाया। तो वही ऐसे ही फिर ऑफ ट्रैक हो गई। तो फिर सितंबर में हुआ था आई थिंक उस साल नीट। अच्छा, तो उस दिन उस साल जब आपने एग्जाम दिया, अगर आपको याद हो कैसा दिन था आपका, क्या रहा? बहुत बुरी फीलिंग थी। मतलब मैं क्वेश्चन पेपर देख रही हूँ, बायो वाज गुड, बायो फिर भी मैंने कर लिया था, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक गई थी। फिजिक्स के सारे क्वेश्चन देख के मुझे लग रहा है मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले किए हैं पर एग्जाम हॉल में नहीं हो रहे मुझसे। इतनी गंदी फीलिंग थी। अच्छा। बहुत ऐसे। उसके बाद फिर पेपर दिया, पता ही था पेपर देने के बाद पता चल जाता है कि सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होगा। मार्क्स नहीं पता होते पर इतना पता होता है कि होगा या नहीं होगा। घर जाके मैं मार्क्स मतलब आंसर की चेक करने के भी मूड में नहीं थी, मैं जाके सो गई। मेरे पापा ने उठाया कि चेक कर लो, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है कि बहुत अलग अलग सेट्स होते हैं ना नीट पेपर के, और जो ऑनलाइन आंसर कीज आती है वो किसी एक पर्टिकुलर सेट की उस टाइम पे आ जाती है। मैं टेस्ट देती हूँ तो मैं फिर भी जल्दी जल्दी चेक कर लूंगी, या पापा मैच कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, उनको टाइम लग रहा था, मैं कहा लाओ पापा मैं ही कर लेती हूँ। तो फिर वो चेक किया, पता ही था। मैं देख रही हूँ अच्छा ये भी गलत, अच्छा ये भी गलत, वो तो ठीक है हो गया था कि नहीं होता। क्या स्कोर था आपका उस ईयर? फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा था 527। तो नॉट अ वेरी बैड स्कोर, क्योंकि आपने 12th के बाद सिलेक्शन नहीं हो रहा था। मार्क्स आपके कितने भी हो, वो 200 में हो 500 में हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा, दैट्स इट। आपको एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा और कोई वो नहीं। राइट। 200 है तो भी आप वही कर रहे हो, 500 है तो भी वही कर रहे हो। राइट। तो जब आपने बोर्ड्स दिए और उसके बीच में जो नीट के एग्जाम का टाइम था वो कैसा था आपका? मतलब उसमें आपने बेसिकली किस चीज पे फोकस किया? तो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे होता है कि 11th-12th जो कर रहे हैं, मतलब नॉट ड्रॉपर्स, जो 11th-12th कर रहे हैं उनका दिवाली के अराउंड पे सिलेबस खत्म करा देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। तो उसके बाद आपके पास अपना टाइम होता है। अब वो फिर इंस्टीट्यूट पर डिफर करता है कि वो उस टाइम के बाद स्टूडेंट से क्या करवा रहा है। राइट। तो मैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में थी उसमें ऐसा था कि हमारे फिर फुल सिलेबस टेस्ट शुरू हो जाते थे। अच्छा। मतलब पहले 11th का पूरा करा दिया, फिर 12th का पूरा करा दिया, फिर कंबाइन करके ऐसे टेस्ट शुरू कर देते थे। और वहाँ पे एक चीज अच्छी थी कि वो प्री बोर्ड्स भी हमारे कराते थे कोचिंग में। मतलब आई डोंट थिंक और किसी इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है। वहाँ पे ऐसा था क्योंकि वो थोड़ा एनसीईआरटी का भी हमें अलग से क्लासेस देते थे। राइट। तो इसलिए वहाँ पे प्री बोर्ड्स भी हमारे हो गए थे, तो मेरी बोर्ड्स की तैयारी भी सही चल रही थी। फिर स्कूल तक भी वही लोग लेके जाते थे, तो ऐसा जिसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बोर्ड्स भी अच्छे से हो गए थे।
राइट। और आपका क्या परसेंटेज रहा था? मेरे उसमें 95%। अच्छा, तो 12th में भी अच्छा स्कोर रहा आपका? तो मतलब नॉट वेरी अच्छा, पर हाँ ठीक है, अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो 95 अच्छा है। हाँ राइट, काफी अच्छा स्कोर है। मतलब आई थिंक आजकल कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, बट 95% तो इज अ रियली गुड स्कोर। बोर्ड्स में आई गेस 90% प्लस आ जाते हैं अगर कोई भी अच्छे से पढ़ रहा है तो। जिनके नहीं आते वो डिमोटिवेट ना हो, दे कैन स्टिल क्रैक नीट, तो ठीक है। राइट, तो वैसे बोर्ड्स के परसेंटेज कुछ मैटर नहीं करते। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, जेई, नीट, जो भी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लोग बोर्ड्स का भी बहुत टेंशन लेते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को भी देखा है कि वो बच्चों पे प्रेशर डालते हैं। बोर्ड्स की परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती बाद में, मतलब अनलेस कि वैसा कुछ कॉलेज या कोई जॉब लेना हो, कोई मतलब। हाँ, आई थिंक कोई कॉलेज भी नहीं देखता आजकल, तो सब एग्जाम ऐसा नहीं कि पढ़ना छोड़ दो, पर इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। राइट। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए एनसीईआरटी पढ़ना तो जरूरी है ही। तो वहां से आपकी बोर्ड्स की तैयारी मोर और लेस हो ही जाएगी। मतलब मैंने 2020 में दिया था बोर्ड्स, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि फिजिक्स का, मतलब बायो तो ठीक है एनसीईआरटी पढ़ने हो जाती है, केमिस्ट्री हो जाती है, फिजिक्स में उस वाले साल का पेपर थोड़ा न्यूमेरिकल बेस ज्यादा आ गया था। अच्छा, तो काफी मेरे जो और फ्रेंड्स थे तो उनको ऐसा लगा था यार पेपर बहुत टफ था ये, और क्योंकि नीट में तो हम न्यूमेरिकल ही प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो हमारे लिए बहुत इजी था, तो मैं तो खुश थी कि हाँ मेरा अच्छा गया। राइट, ओके। तो फिर आपका फर्स्ट ड्रॉप हो गया। पहले अटेम्प्ट में मॉक टेस्ट दिए थे आपने? हाँ, मॉक टेस्ट तो। और क्या स्कोर रहता था मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में क्योंकि वही है ना, फिर मैंने बीच में छोड़ दिए थे, तो लास्ट में मेरे यही रेंज रहता था 450 to 550, इसी रेंज। अच्छा, इसी रेंज में आपका स्कोर आता, ठीक है। तो पहले अटेम्प्ट के बाद आपका स्कोर आ गया, फिर डिमोटिवेशन हुआ? पर घर वाले सपोर्टिंग थे। मतलब जैसे मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, मैंने जिनको देखा है कि उन्होंने स्ट्रीम चेंज कर ली, नहीं हुआ तो ठीक है तुम्हारी चॉइस है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि सबको ड्रॉप लेना चाहिए, पर कुछ के ऐसे भी होते हैं कि फैमिली की वजह से अगर उनको ड्रॉप लेना भी है तो घर वाले बोलते कि नहीं ठीक है तुमसे नहीं हुआ, तुम कुछ और कर लो। इस मामले में मेरी मम्मी फिर भी थोड़ा सोचती थी कि ठीक है एक और साल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो, पर पापा का था कि कोई बात नहीं होगा तो एक बार और ले लेगी, क्या जा रहा है, कोई बात नहीं। राइट। पापा बहुत सपोर्ट नहीं। तो आपने एकदम डिसाइड किया कि हाँ एक और ड्रॉप लेना है। फर्स्ट ड्रॉप तो ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अगर उसमें भी नहीं हुआ तो ठीक है थोड़ा बैठ के सोच लो, पर फर्स्ट ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं। राइट। तो आपकी फर्स्ट ड्रॉप की जर्नी कैसी रही? आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया, घर से ही तैयारी की, किस तरह तैयार किया? क्योंकि उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि मैं अगर अभी कोचिंग चेंज करूंगी तो फिर हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो फिर मुझे दोबारा से सब शुरू करना पड़ेगा। सेम ज्वाइन करूंगी तो ठीक है वही चीजें रिविजन होंगी मेरी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा होगा। सेम कोचिंग ज्वाइन की, फिर उस टाइम पे भी मैं शायद नवंबर दिसंबर के टाइम पे दोबारा आ गई हॉस्टल। अच्छा। सेम घर पे नहीं होती मेरी पढ़ाई, मुझे मेरा पता था, जो पढ़ सकते बहुत अच्छी बात है, मेरे से नहीं होता, तो मैं आ गई हॉस्टल। फिर उस टाइम पे भी हमारा नीट ऐसे ही था, शायद जुलाई में डेटेड था। अच्छा। फिर उस टाइम पे भी पोस्टपोन हो गया था सितंबर में लास्ट में। सेम स्टोरी, कोविड का वो आ गया सेकेंड वेव। उस टाइम पे मुझे याद है हमारा हॉस्टल में 4th फ्लोर पे रूम था। मैं और मेरी रूममेट बस हम दोनों थे पूरे फ्लोर पे, बाकी सब बच्चे घर चले गए। सेकेंड वेव इतना बहुत ज्यादा डेडली था, फर्स्ट वेव से भी ज्यादा डेडली। और वो भी आप दिल्ली में थे। दिल्ली में तो हॉस्पिटल्स की सारी इतनी बुरी हालत, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ये वो सारे न्यूज देख रहे हैं, सारे घर वाले डरे हुए हैं, पर हम दोनों, वो भी कह रही थी कि तू नहीं जा रही है तो ठीक है मैं भी। फिर लास्ट में सवा मुझे ऐसे फीवर, मुझे नहीं पता कोविड था क्या, मैंने चेक ही नहीं कराया, पर ऐसे फीवर आने लग गया। फिर घर वाले भी थोड़ा डर गए कि कोई बात नहीं घर आ जाओ, अगर होगा भी तो एटलीस्ट हम लोग होंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वहाँ हॉस्टल में तो पता भी चलेगा तो वार्डन और दूर ही हो जाएंगे, तो कोई नहीं पास आएगा ना। तो फिर ऐसे रात में, और उस टाइम भी जिस दिन डिसाइड हुआ कि ठीक है चली जाऊंगी घर, सेम डे, मतलब वैसे तो मैं बिहार से हूँ पर पापा की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम पानीपत हरियाणा शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, ओके। और सेम डे न्यूज आ गया कि कल से हरियाणा दिल्ली बॉर्डर सील हो रहा है। ओके। तो मेरा नेक्स्ट डे जाने का प्लान था। फिर रात में इतनी जल्दी मैं इतनी बार पैक अनपैक कर चुकी हूँ ना कि मेरे को अब आदत हो गई है। तो फिर दोबारा सब जल्दी पैक किया। फिर रूममेट अकेली नहीं रहती, उसने मेरी अपनी फ्लाइट कराई, वो वेस्ट बंगाल की थी। अच्छा। तो फिर इतनी जल्दी वापस घर गई, मतलब बस ऐसा था 12 बजे से पहले बॉर्डर क्रॉस कर लो। तो वो फिर दोबारा घर गई, फिर सेम स्टोरी सब। उस टाइम तो क्लासेस भी ऑनलाइन हो गई, फिर सब ऑनलाइन चल रहा है, टेस्ट ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन में बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि अगर ऐसे ऑफलाइन क्लासेस चल रही है तो टाइम फिक्स है 8 से इतने बजे तक। अब तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आ गए, आप अपनी मर्जी से देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, वीकेंड पे देख लेंगे। तो यही सब करते करते फिर सेकेंड ड्रॉप में भी बहुत मुश्किल आई, उसमें भी फिर ऐसे ही। आपने कुछ चेंजेस किए थे अपने रूटीन में या स्केड्यूल में? नहीं हो पाया, इसलिए तो नहीं हुआ सेकंड अटेम्प्ट। फिर थर्ड अटेम्प्ट में जाके समझ आया कि ऐसे तो नहीं करना है। राइट। फिर सेकंड अटेम्प्ट भी सितंबर के अराउंड ही हुआ था, डेट मुझे याद नहीं है, सितंबर में हुआ था। सेम स्टोरी,
जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्या स्कोर रहा सेकंड टाइम? कम ही हो गया 516। अच्छा 500 प्लस थे पर 527 से 516 हो गए। ओके तो वो और फिर बड़ा हिट कि यार थोड़ा तो बढ़ जाता, वो और कम ही हो गए। पर फिर अगेन डिमोटिवेशन आया लगता था क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स को देख रहे हो जो और दूसरे कोर्सेज में स्पेशली इंजीनियरिंग साइड वो तो निकल जाते हैं। हाँ, वो उनका हो गया, मतलब सिलेक्शन हो भी गया। अदरवाइज मेडिकल की प्राइवेट बहुत महंगी होती है, तो वो सोचना पड़ता है। इंजीनियरिंग में तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, पर इंजीनियरिंग वालों की प्राइवेट कंपैरेटिवली सस्ती होती है, तो जिनका नहीं भी होता है वो ले लेते हैं बड़े आराम से। फिर आप उनकी लाइफ देख रहे हो, ऐसे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, नए दोस्त बना लिए, ये वो बहुत फोमो होता है। मतलब खुद जितना बुरा नहीं लगता उतना जब हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं तो ज्यादा बुरा लगता है कि यार मैं पीछे रह गई। वो होता है, तब फिर सोचना पड़ता है कि क्या करूं, मैं भी किसी और कोर्स में ले लूं, ड्रॉप लूं, क्या करूं, क्योंकि खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है। पर फिर वही आपके दिमाग में आए थे डाउट कि मैं कुछ कोई और कोर्स ले लेती हूँ? तो है, मैंने एग्रीकल्चर का एग्जाम भी दिया था। अच्छा। पर जाना नहीं था तो फिर सोचा कोई बात नहीं, एक लास्ट बार और लेके देख लेते हैं ड्रॉप। अच्छा। तो उस टाइम फिर ड्रॉप लिया। अब फिर कंफ्यूज हो रही थी, कोचिंग चेंज करूं नहीं करूं। फिर मैं कोई नहीं, चेंज कर लेते इस बार। अच्छा, दिस टाइम यू चेंज द कोचिंग। हाँ, आकाश में आ गई थी अगेन दिल्ली। हाँ, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। पहले तो चलो फिर भी मैं बिहार में थी तो वहां से दूर था दिल्ली, अब तो हरियाणा आ गए थे तो दिल्ली पास भी है। राइट। तो यहाँ से तो फिर दिल्ली वाज द बेस्ट ऑप्शन। राइट। तो आपने आकाश में एडमिशन ले लिया। तो थर्ड ड्रॉप की जर्नी बताइए, एंड बेसिकली क्या आपने इस साल अलग किया जो आपने पिछले 2 सालों में नहीं किया था? मेन वाज क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके। मैं क्योंकि ऐसा था कि स्कूल टाइम में मैंने कभी ट्यूशंस नहीं लिए थे, मतलब I was a bright फर्स्ट टू 10th। हाँ 10th। राइट। I was a bright student, तो मैंने स्कूल में जितना पढ़ा, फिर अगर कुछ होमवर्क मिला तो मैंने होमवर्क कर लिया, बाकी मुझे एक्स्ट्रा कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मतलब जैसे मैथ्स वगैरह में भी लोग RS अग्रवाल, HC वर्मा, जो भी बुक्स होते हैं मैंने खरीदी पर कभी बनाई नहीं। तो मैं उसी कॉन्फिडेंस में, या ओवर कॉन्फिडेंस कह लो, मैं बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। अच्छा। जो कि मेरे लिए बुरा था। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मेरे को लगा नहीं, अब तो करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो फिर इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली हाँ। तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, क्लासेस की, फिर रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई थी। हाँ। कोचिंग जाते थे आप? दिल्ली का इतना मेजर ड्रॉबैक है, कुछ भी होता है सबसे पहले दिल्ली में बंद होती हैं सारी चीजें। थर्ड उस टाइम पे भी मैं दिवाली के बाद आई यहाँ, साउथ एक्स आकाश ज्वाइन किया था मैंने। पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के सारे कोचिंग स्कूल सब बंद, थोड़ा सा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, सारे बंद। तो उस टाइम पे भी इतना ऑनलाइन हुआ था सब कुछ, पर मेरे पास क्योंकि पहले से भी 2 अटेम्प्ट्स का थोड़ा तो एक्सपीरियंस भी हो जाता है। राइट। तो ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेती थी रोज, या अगर मैं बताऊं थर्ड ईयर में कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स नहीं होते थे, मतलब मॉड्यूल में सेक्शंस बने होते थे अलग अलग, ए सेक्शन, बी सेक्शन, ऐसे करके 4 सेक्शंस होते थे। तो मेरा सेक्शंस का होता था कि आज ये सेक्शन कंप्लीट करना है। अब किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, किसी चैप्टर में कम क्वेश्चंस होते हैं, तो फिर भी अराउंड मेरे को लगता है ऐसे 50 to 100 की रेंज में रहता होगा डेली। हाँ, डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए मैं बस एनसीईआरटी पढ़ती थी, पर एनसीईआरटी भी अच्छे से, मतलब ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए, दिमाग में आपके फोटो होनी चाहिए थी, इस साइड वाले पेज पे, इस साइड वाले पेज पे लाइन कहाँ है, क्या है। बायो के लिए एनसीईआरटी, मैंने बायो के लिए ऐसे मॉड्यूल कुछ नहीं सॉल्व किया था। राइट। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो करना पड़ेगा। राइट। सो आई थिंक आप उस पूरी जर्नी में एनसीईआरटी को इतनी ज्यादा बार पढ़ लेते हो कि आपको समझ आ जाता है कि कौन सी चीज। थर्ड अटेम्प्ट में थी तो मैं तो इतनी बार पढ़ चुकी थी, एनसीईआरटी पूरी कलरफुल हो चुकी है, मतलब हाइलाइटर इतने मार दिए, उसके बाद में उस पे पेंसिल मार रही हूँ, रेड पेन खरीद के पेन मार रही हूँ, और मतलब फिर जो अलग से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे जो मुझे लगता था कि नहीं ये वाली लाइन में भूल रही हूँ हर बार, या कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो मुझे लगता था कि ये क्लिक नहीं हो रहा है क्वेश्चन देखे, तो वो फिर मैं अलग नोटबुक में नोट डाउन करती थी। इवन लास्ट भी जब नीट से पहले जो मेजर टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो उसमें भी जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे वो मैं अलग से नोट डाउन करती थी, ताकि मैं एक बार में देख पाऊं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे गलत थे। राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस से एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको पता चल जाता है कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता है। मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी हो सकता है कि आपका पूरा चैप्टर वीक ना हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उसका वीक हो। राइट। आप जब टेस्ट देते हो तो आपको पता लग जाता है कि हाँ इस टॉपिक में मेरे को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है, बायो में भी हो सकता है, कुछ चैप्टर्स आपके ज्यादा वीक हो, तो जब टेस्ट देते हैं तो पता लगता है कि हाँ इसका मुझे याद नहीं रह रहा है। ठीक है। आप कितनी, मतलब फिजिक्स में भी तो ऐसे है ना, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी रिकॉल होगा कि हाँ यहाँ ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। राइट। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहुत सारे एनसीईआरटी तो आपको ऑलमोस्ट याद ही हो गई थी, और
इवन अभी भी एमबीबीएस भी करते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी होते हैं। तो हम अभी भी दोस्तों में डिस्कस कर रहे होते हैं, यार ये एनसीईआरटी का इस चैप्टर में था। राइट, तो अभी तक काम आ रहा है जो पढ़ा था। राइट, तो फिर थर्ड टाइम जब फाइनली नीट एग्जाम देने गए, उस दिन को डिस्क्राइब कीजिए, कैसा था वो दिन? थर्ड टाइम तो क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस आ चुका था, और मॉक टेस्ट के पहले भी जब मार्क्स आते हैं ना आपके मॉक टेस्ट में, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इस बार सिलेक्शन तो हो जाएगा। राइट, मतलब फिर वो आपका उस दिन कैसा जाता है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉलेज कहाँ का कॉलेज होगा, पर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इस बार तो हो जाएगा। तो इस बार मैं उतनी नर्वस नहीं थी। अच्छा, मतलब मुझे तो, मैं सेंटर तक आ गई हूँ, मेरे को फिर भी हिट नहीं हो रहा था कि मैं नीट देने आई हूँ। इतने बच्चे आज एग्जाम देने वाले, मैं इतने चिल होके गई हूँ। मतलब मम्मी पापा आए थे क्योंकि दिल्ली में सेंटर था, मैं अकेले नहीं जाती, मम्मी पापा आए थे। तो साथ में गए, मैं आराम से बैठी हूँ गाड़ी में, सेंटर तक गई। मैं वहां सेंटर पे बाहर वेट कर रही हूँ गेट खुलने का। मेरे को बिल्कुल लग ही नहीं रहा है मैं नीट देने आई हूँ, मैं इतनी चिल। मेरे को अभी भी लगता है यार मैं बहुत लाइटली नीट देने आई। तो फिर लगा था वो जो मैंने 5 में मेहनत की थी ये रिलैक्स में उस वजह से थी। अगर मैं अभी भी ढंग से नहीं पढ़ाई करी होती तो ये इतनी चिल नहीं होती मैं। राइट राइट राइट। तो मेहनत करने पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ठीक है हो जाएगा। फिर एग्जामिनेशन हॉल में गए, वहां पे क्वेश्चन, उस दिन तो पेपर भी कंपैरेटिवली अब तो इजी हो गया है। असर्शन रीजन क्वेश्चन बढ़ गए, वो थोड़ा टफ पार्ट है। बाकी अब मुझे लगता है कि पहले आउट ऑफ सिलेबस भी थोड़ा आता था, मतलब आउट ऑफ सिलेबस नहीं, आउट ऑफ एनसीईआरटी आता था। अब क्योंकि एनसीईआरटी बेस थोड़ा ज्यादा हो गया है तो वो कंपैरेटिवली इजी, मैं तो टाइम से पहले हो गया था पेपर। अच्छा, हाँ, तो पेपर देते हुए समझ आ गया था इस बार हो जाएगा? हाँ, पेपर देके मतलब मार्क्स का नहीं पता लगता, पर पता लग जाता है कि हाँ हो जाएगा इस बार। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट किया था आपने? बायो। हाँ, बायोलॉजी में, पर मुझे टाइम लग गया था। मतलब मैं जनरली मॉक टेस्ट वगैरह देखती थी तो मेरा 30 to 40 मिनट्स में हो जाता था। मैं वहां पेपर दे रही हूँ, 1 घंटा लग गया मुझे सिर्फ बायो करने में। और उसके बाद जब टाइम देखो लगता है कि बायो में 1 घंटा लग गया, अभी पूरी केमिस्ट्री पूरी फिजिक्स बाकी है। इतना डर लगता है कि पता नहीं पेपर कंप्लीट भी हो गया। पर ठीक है, उसके बाद और मतलब मैं हर टेस्ट में ऐसे करती थी, पहले बायोलॉजी किया, फिर केमिस्ट्री किया, फिर फिजिक्स किया। मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का शायद यही होता है। उसके बाद केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें डाउट था, तो वो फिर मैंने रख दिए थे लास्ट के लिए कि ठीक है इन पे अभी टाइम नहीं देती हूँ, लास्ट में देखूंगी। फिजिक्स करने गई, फिजिक्स का पेपर उस साल मुझे लगता है काफी इजी था। हाँ। वो बहुत जल्दी हो गया। और मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सीरियसली इतने इजी थे, ठीक है कुछ को हो सकता है हाथ भी लगे मैं ऐसे बोलूंगी ऑफेंड ना हो जाए, पर कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने इजी थे कि मैं कर रही थी, आंसर आ गया, मैं सोच रही हूँ इतना सिंपल तो नहीं होगा, मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ यहाँ, कुछ तो गलत कर रही हूँ, पर ठीक है वही आंसर था। राइट, तो हो गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री जल्दी हो गई थी। राइट, तो बाहर आने के बाद आपके पेरेंट्स को भी बता दिया था कि इस बार तो मैं इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, और वो पता लग जाता है कि हाँ दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा। अब दिल्ली में कौन सा मिले वो फिर मार्क्स रैंक काफी। राइट। तो सबसे पहले जाते ही आंसर की मैच किया था या सोना है? उस दिन तो क्योंकि कॉन्फिडेंस था, पता था कि हाँ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उस दिन तो खुशी से चेक किया कि आंसर की आई, चेक करते हैं, उसके बाद जो खाना पीना सोना होगा वो उसके बाद। राइट, तो आपको आंसर की चेक करके स्कोर का आइडिया लग गया था कि अराउंड उतने ही आ रहे थे। मैं आंसर की मैच करके भी 2-3 क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे, पर उनका फिर जो आंसर की में था वही हुआ। अच्छा, तो जितने मेरे आंसर की सारे थे उतने ही है इवेंचुअली। राइट, एंड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था उसके बाद? ऑब्वियसली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, घर डॉक्टर, मतलब पूरे ऐसे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, तो सब मतलब रिलेटिव्स जो कभी इस तरह कॉल करे ना करे उस टाइम सब कॉल कर रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स सब मतलब। ओके, और रिलेटिव्स वही अब तो कॉल कर रहे होते हैं, कुछ काम होता है तो मतलब सब दर्द में अब दिखवाना है तो थोड़ा हेल्प कर दो, अब तो सब आ जाते हैं। हाँ, अब सब याद करते हैं। राइट, हाँ वो तो है। खैर, तो जो आपके 12th के बाद की जर्नी रही है, आई थिंक उसमें आपने तो 2 साल का ड्रॉप भी किया। आई थिंक उसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होंगे जब बहुत ज्यादा प्रेशर में थे बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, तो उस प्रेशर सिचुएशन से कैसे डील करते थे आप? मैं तो बहुत रोई हूँ। हाँ। मतलब क्योंकि स्टार्टिंग में 11th में ऐसे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फिर जब धीरे धीरे कम होता है ना आपको लग जाता है कि हाँ गलत हो रहा है। राइट, मेहनत करना है पर आप मेहनत कर भी रहे हो तो भी वो मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। मैं तो बहुत रोई हूँ इन सब चीजों पे। हाँ, तो वही है, ठीक है थोड़ा घर वालों से बात कर लो, दोस्तों से टच में हो दोस्तों से बात कर लो, या फिर जो आपके साथ में भी कोचिंग में भी दोस्त है क्योंकि उनके साथ भी वही हो रहा होगा, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो, तो उससे आप मोटिवेट हो जाते थे। आई थिंक हम लोग काफी स्टूडेंट्स की आदत होती है कि अपने तक रखते हैं कि यार बताते नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है सुसाइड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कोटा में, क्योंकि वो शेयर ही नहीं कर पाते किसी से, तो फिर खुद में ही घुट जाते हैं। हाँ, राइट, तो वो काफी डिप्रेसिंग सिचुएशन हो जाती है उस सिनेरियो में, एंड डीमोटिवेट भी बहुत बार हुए होंगे आप तो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार 2 ड्रॉप हो चुके हैं, इस बार होगा या नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन भी आती थी।
तो उस टाइम पे क्या स्ट्रैटेजी ऑप्ट करते थे कि कोई बात नहीं हो जाएगा, मतलब कैसे अपने आप को पुश करते थे? वही खुद से ही विश्वास रखना पड़ता है कि नहीं कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, हो जाएगा, यहाँ तक आए हैं। और मतलब अगर आपके फिर भी स्कूल टाइम तक भी अगर अच्छे स्टूडेंट रहे हो तो वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं मैं पहले भी किया है, मैंने स्कूल में नंबर आए हैं मेरे, अभी भी कर सकती हूँ। खुद पे विश्वास करना पड़ता है। कोई एक्सटर्नल फैक्टर, आप मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, कुछ भी देख लोगे, वो थोड़े टाइम के लिए रहता है। आप आज मोस्टली मेरे साथ भी हुआ है बहुत टाइम, मैं रात को वीडियो देख रही हूँ सारी ऐसे मोटिवेशनल, रात को पूरा ऐसे जोश में आ जाऊंगी कि नहीं कल सुबह से उठ के पढ़ूंगी। फिर नेक्स्ट डे वैसे ही होता है, आप एक दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, फिर आपका वही हो जाता है जब तक खुद से नहीं लगेगा कि हाँ मुझे करना है। कोई एक्सटर्नल सोर्स मोटिवेट राइट। तो आई थिंक खुद में विश्वास होना एक बहुत जरूरी है कि आप कर सकते हो। कोई कैसा, चलो मैं तो स्कूल का अपना बता रही हूँ कि मैं रही हूँ, जो नहीं भी रहे खुद पे विश्वास रहेगा, हो जाएगा। नीट उतना टफ नहीं है, आप पढ़ोगे हो जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, बस पढ़ो, क्वेश्चंस करो, टेस्ट बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस फिर भी कम कर लो चलेगा, टेस्ट दो, क्योंकि उससे एक्चुअल पता चलता है। क्वेश्चन हम सॉल्व करें, नहीं हुआ तुरंत सोल्यूशन हमारे पास में, इंटरनेट पास में, तुरंत सोल्यूशन सर्च कर लिया। टेस्ट में जब वो 3 घंटे बैठ के अपना दिमाग लगाते हैं कि ये कैसे होगा, वो असली चीज होती है। आई थिंक उस टाइम पे बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट में आप एग्जाम देते हो, आपको समझ आता है कि हाँ यार अब मैं कैसे बैठा हूँ या बैठी हूँ, और वो 3-3.5 घंटे कैसे बिताने। पॉसिबल अगर हम क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं तो टाइमर लगा के बैठो कि इतने देर हम इतने क्वेश्चंस करें, क्योंकि स्पीड भी बहुत मैटर करती है। राइट। आपने एक बार तो बोला कि एग्रीकल्चर का एग्जाम दिया था, उसके अलावा कभी नहीं सोचा कि चलो एक साइड में एडमिशन ले लेती हूँ और कोई नहीं इसकी तैयारी करती रहूंगी? नहीं ये था, मतलब मेरा ये था कि अगर कोई प्लान बी हुआ, काफी लोग बोलते हैं कि प्लान बी होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो तुम डिप्रेशन में चली जाओगी, पर मेरा था कि अगर मैंने प्लान बी रखा तो मैं कभी प्लान ए पे फुल फोकस नहीं देखूं। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि अच्छा कोई बात नहीं हुआ तो मैं वो कर लूंगी, मेरे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही। राइट। पर इसलिए मैंने कभी प्लान बी सोचा ही नहीं कुछ कि अच्छा कुछ और साइड में रख लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो हाँ इंटरेस्टिंग है ना। तो फाइनली अब आपका सिलेक्शन हो गया, प्रिफर्ड कॉलेज था कोई दिल्ली में? यही था। अच्छा, तो आपने मतलब एम्स, ठीक है सबका ड्रीम कॉलेज होता है, एम्स पर वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग पता लग जाता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, पॉसिबल है या नहीं है। Right. सपने देखो, अगर मार्क्स आ रहे हैं वेल है ना, अच्छी बात है, तुम सोचो कि वही मिले, बेस्ट कॉलेज तो वही है। पर मुझे पता था एम्स दिल्ली तो नहीं मिलेगा, तो उसके बाद मेरा फिर सेकंड यही था, यही वीएमसी ही चाहिए, टचवुड मिल भी गया। एनी पर्टिकुलर रीजन एज सच नहीं, जितना मैंने कंपेयर किया अपने हिसाब से, अच्छा तो मेरे को उसको आपको यही पसंद आया। राइट। तो अब आपने अपना 2 ड्रॉप की जर्नी रही, 12th की जर्नी रही, उसके बाद यू फाइनली मूव्ड इनटू योर मेडिकल स्कूल। तो कॉलेज लाइफ में जाके फर्स्ट मंथ कैसा था? मतलब हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कॉलेज लाइफ को लेके ना, तो वो ब्रेक हुई या वैसा ही था कॉलेज? थैंक्स टू बॉलीवुड, कॉलेज बहुत ज्यादा ऐसे ग्लैमराइज करते हैं कि कॉलेज में जाओ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशली मेडिकल कॉलेज में तो बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल लाइफ से 100x हार्ड होती है कॉलेज लाइफ। ठीक है फ्री टाइम भी होता है, पर बहुत पढ़ाई करनी है। मेडिकल वालों को सबको ही पता होगा, तो बहुत पढ़ाई करनी होती है। नीट में ही हम ऐसे परेशान हो जाते हैं, इतना पढ़ना है, उससे बहुत गुना ज्यादा मेडिकल में पढ़ना है। ठीक है सीख जाते धीरे धीरे। फर्स्ट ईयर में आई हमारा तो ऐसा हुआ था ऑनलाइन, 1.5 months हमारी क्लासेस ऑनलाइन चली थी फर्स्ट ईयर में। अच्छा। तो उस टाइम पे तो घर पे थी, ऑनलाइन में तो कितनी ही पढ़ाई हो पाती है। फिर ऐसे क्लासेस लाइव ज्वाइन कर ली, बस अटेंडेंस लग रही है, थोड़ा सुन रही हूँ नहीं सुन रही हूँ, 1.5 months ऐसे ही गए। फिर उसके बाद जब ऑफलाइन शुरू हुआ, सबसे मिले, फ्रेंड्स बने, हॉस्टल में आए, तो वो फिर अलग से सब शुरू हो जाता है। राइट। अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कॉलेज लाइफ की। राइट। आपके यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना? आई गेस सारे मेडिकल कॉलेजेस में। कितना अटेंडेंस चाहिए? थ्योरीज में 75% चाहिए होती है, प्रैक्टिकल्स में 80%। राइट ओके। तो नहीं है तो एग्जाम नहीं देने देंगे? नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। मतलब ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बात कर लो किसी टीचर से, ऐसा कुछ नहीं है, वो स्ट्रिक्ट है। अगर नहीं अटेंडेंस एग्जाम देने नहीं मिलेगा और कुछ नहीं कर सकते तुम उसमें। राइट। तो अभी व्हेन यू हैव जॉइंड मेडिकल स्कूल, आपका दिन कैसा जाता है? मतलब कैसे आप डिवाइड करते हो? आपने क्योंकि बोला शायद इसमें आके भी बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आप क्या रोज पढ़ते हो? कैसे अपना दिन डिवाइड करते हो पूरा? रोज तो नहीं पढ़ पाते, पढ़ना चाहिए। राइट। क्लासेस हमारी 8 बजे से 4 बजे तक होती है। अच्छा। 8 से 1 स्ट्रेच में होता है, फिर 1 से 2 ब्रेक मिलता है, फिर 2 से 4 बजे तक जनरली प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। ओके। तो ऐसे क्लासेस हो रही हैं। फिर उसके बाद जो हमारा टाइम होता है शाम का 4 बजे के बाद, अब उसमें आपके ऊपर है आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, पढ़ रहे हो।
तो मैं वही जैसे बताया मैं नाइट आउल, तो मेरा अगर पढ़ना भी है तो मैं रात को ही पढ़ूंगी। अच्छा। अगर मैं कुछ सीरीज मूवी देखने लग गई तो फिर उधर टाइम चाहिए। अब थोड़ा फ्रीडम है ना, नीट के टाइम पे फिर भी ज्यादा प्रेशर होता है, पढ़ना एमबीबीएस में ज्यादा है पर नीट में प्रेशर ज्यादा होता है। राइट, क्योंकि उसमें आपका सिलेक्शन होना है ना, इसमें आप आ चुके हो कॉलेज में, अब सिलेक्शन वाला टेंशन नहीं है। तो वैसे ही है, मैं तो आके फिर कॉलेज से सो जाती हूँ। अच्छा। उठी उसके बाद थोड़ा बहुत वही स्क्रोलिंग चली फोन पे, फिर खाना खा लिया, उसके बाद फिर जो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, घर पे बात करना होता है। राइट। तो एक क्वेश्चन में, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे नीट के लिए, आपके क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे एंड उसको कैसे आप कंट्रोल करते थे? सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, मतलब टारगेट का जितना मैंने बताया वहाँ तो स्मार्टफोन्स थे, तो वहाँ पे तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। फिर जब आकाश में स्मार्टफोन चाहिए, पढ़ना भी सब ऑनलाइन ही चलता है, तो वो जरूरत भी हो जाती है। अगर आप अलग रखोगे तो आपको ये भी लगेगा कि मैं हो सकता है ये चीज जो आप नेक्स्ट डे वेट करोगे किसी टीचर से पूछने का, अगर आपके पास फोन है तो आप तुरंत उस टाइम वो नेसेसिटी हो गई है। हाँ, तो उसके एडवांटेजेस भी हैं, पर YouTube आपने पढ़ने के लिए खोला, कब शॉर्ट्स खुल जाता है, फिर आप उस पे स्क्रॉल करे जा रहे हो और कोई फायदा नहीं है उसका। मतलब अगर आप कुछ लॉन्ग फॉर्म देख भी रहे हो तो आपको एटलीस्ट वो याद रहेगा शॉर्ट्स की, मतलब अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है उस चक्कर में। मतलब अब मुझे सीरीज में कोई भी वीडियो देखती हूँ 1.5x 2x ऐसे चलता है मेरा। राइट। अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है नीट टाइम पे भी, तो अगर कोई अवॉइड कर सकता है स्मार्टफोन तो बेटर है कि वही करे, या फिर टाइमर लगा दो यार, जितने सोशल मीडिया सब पे टाइमर लगा दो, और स्ट्रिक्टली, क्योंकि मेरी बुरी आदत है, मेरे पास फोन है, मैं टाइमर लगाती हूँ फिर बढ़ा रही होती हूँ। अगर 1 घंटे का है फिर वो वार्निंग साइन आता है कि ये 10 मिनट्स लेफ्ट, फिर मैं खुद ही बढ़ा देती हूँ। तो मत करो ऐसा। राइट, ये तो है। खैर वो डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल पाना बहुत सेल्फ, इसलिए तो बोलती हूँ कि वो सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए होता है। कोई कुछ भी बोल ले, बाहर से मोटिवेट कर ले, इंस्पायर कर ले, वो खुद से करना है। एग्जाम आपको देने जाना है तो आपको खुद में ही डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। राइट। ठीक है, तो आपको हॉस्टल मिल गया, तो आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही है? क्योंकि मैंने बॉयज हॉस्टल के बारे में या जनरली हॉस्टल के बारे में बहुत स्टोरीज सुनी है कि वो एक इंसान को बहुत डेवलप कर देते हैं किसी ना किसी सेंस में। तो गर्ल्स हॉस्टल में कैसा एनवायरनमेंट रहता है और आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी रही है? हॉस्टल लाइफ का मेजर तो मुझे ये लगता है कि आप घर पे अगर रह रहे हो, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, कुछ भी करना है अपने मम्मी पापा को बोल दिया, वो करके दे रहे हैं। हॉस्टल में आपको सब कुछ खुद से करना है। वहाँ पे आप 24/7 दूसरे लोगों के साथ रह रहे हो, right. तो आप उनकी दोस्ती भी ज्यादा हो जाती है। आप हर मतलब कुछ सेलिब्रेशन करना है वो भी आप साथ में कर रहे हो, एग्जाम है साथ में पढ़ रहे हो, तो वो ओवरऑल फैमिली जैसा बन जाता है। right. और वही है, सब कुछ खुद से हैंडल करना है तो डेवलप तो हो ही जाओगे। इसलिए मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऐसे डेज कीज हैं, मुझे लगता है हॉस्टल लाइफ सबको एक बार एक्सपीरियंस करनी चाहिए। भले 1 महीना रहो, 1 साल रहो, पर सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वो ओवर मतलब अलग एक्सपीरियंस होता है पूरा। राइट। मैं इसका खाना कैसा? ठीक है, मतलब इसके पहले मैं जहाँ हॉस्टल्स में गई हूँ वहां से बेटर है। अच्छा, ठीक है, फिर भी सही खाना मिलता है। हाँ, मतलब पर रहते रहते आदत हो जाती है, फिर लगता है अरे आज भी वही बना है। यही ठीक है, अब तो यही लाइफ है। आप रोज ऑर्डर नहीं कर सकते और रोज बाहर भी नहीं खा सकते। कर सकते हैं पर करना नहीं। भाई डॉक्टर बनने वाले खुद की सेहत का ध्यान रखें। एग्जैक्टली, ये तो है। खैर राइट। अच्छा, फेस्ट का टाइम अच्छा होता है, सारे साथ में तैयार हो रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। हाँ, फेस्ट सीजन कैसा होता है आपके कॉलेज का? बहुत, क्योंकि इंजीनियरिंग, मतलब मैं बार बार इंजीनियरिंग बोल रही हूँ, ठीक है। हाँ, बाकी कॉलेजेस में ऐसे कुछ सेलिब्रेशंस होती रहती है। मेडिकल कॉलेज में फेस्ट सबसे बड़ा इवेंट होता है, साल में एक बार हो रहा है। मतलब 1 महीने 1.5 महीने पहले से तैयारी चल रही है कि फेस्ट होने वाला है, फेस्ट होने वाला है, कौन कौन से इवेंट्स होंगे, क्या होगा, तो वो अलग। और फर्स्ट ईयर में है आपका फर्स्ट, और प्लस कोविड की वजह से शायद 2 या 3 साल से हुआ भी नहीं था फेस्ट। सारे सीनियर्स जो हैं हमारे 2 बैच पहले के, उनके लिए भी पहला फेस्ट था। तो सारे ऐसे सुपर एक्साइटेड, सब तैयारी में लगे हैं, किसी को एक्सपीरियंस भी नहीं है कि कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है। तो वही सब ऐसे तैयारी चल रही थी। इवेंट्स हुए, कुछ में पार्टिसिपेट किया, फिर जो स्टार नाइट्स होती है, डीजे नाइट्स होती है, वो सब में सबसे ज्यादा मजा आता है। राइट। तो आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग और वो रहता है मेमोरेबल मोमेंट, फन टाइम है कि आप फ्रेंड्स के साथ हो, देर तक रुके हो, अपने कॉलेज के फेस्ट में जा रहे हैं, दूसरे कॉलेज के फेस्ट में जा रहे हैं। राइट। जैसे आरएमएल का फेस्ट हुआ था तो उसमें गई थी। अच्छा, ठीक है। बाकी अभी साइनैप्स भी हुआ था, एमसी का फेस्ट होता है वो, तो उसका हमारा एग्जाम्स जैसे उस टाइम खत्म हुए थे, तो मैं फिर उसमें भी घर गई हुई थी, तो वो मिस हो गया नेक्स्ट ईयर। ठीक है। राइट। तो अभी आपने एक पॉइंट बोला कि मेडिकल स्कूल में आने के बाद भी बहुत पढ़ना पड़ता है, ऐसा है? पढ़ना पड़ता है, मतलब ये होता है कि नीट के टाइम पे फिर भी जितना पढ़ रहे होते उतना पढ़ते नहीं है शायद मेडिकल के टाइम पे, पर सिलेबस तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। मतलब एंडलेस सिलेबस, आप किसी भी टॉपिक पे इतनी सारी बुक्स हैं। लाइक नीट में बहुत रेस्ट्रिक्टेड है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है,
इसमें आप इस ऑथर की बुक पढ़ सकते हो, आप साउथ ईस्ट एडिशन पढ़ सकते हो, आप इंटरनेशनल एडिशन पढ़ सकते हो, इस ऑथर की उस ऑथर, इतने ऑथर से पर सब्जेक्ट पर टॉपिक अलग अलग बुक्स बनी हुई है, तो कोई सिलेबस ही नहीं है। तो जितना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी और इंटरेस्ट के ऊपर है। हाँ ये तो है, पढ़ना तो है। हाँ मतलब यहाँ रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह सकते। कोई ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, एक बार नीट हो जाए उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाके सब मस्ती करेंगे, मस्ती होगी नो डाउट, पर पढ़ना भी पड़ेगा। राइट, बट आई थिंक आपको नीट की जो प्रिपरेशन है ना वो प्रिपेयर कर देती है, इतना तो आप बैठ के पढ़ लेते हो, है ना? नीट का तो मुझे यही लगता है, क्योंकि पेपर उतना टफ होता नहीं है, पर आप जो उस प्रेशर को हैंडल करते हो, वो 3 घंटे इतने बच्चे उसमें से आप सिलेक्ट होके आ रहे हो, तो आपको वो आदत हो जाती है वो प्रेशर हैंडल करने की, तो वो चीज हेल्प करती है। राइट, ठीक है। और कभी दुख होता है कि बगल में एम्स दिल्ली है और मिला नहीं? वो पहले से पता था कि वो लीग के बाहर है, तो उसके ज्यादा सपने कभी देखे नहीं। 11th के स्टार्टिंग में जब नए शुरू करते हैं तो सबका सपना होता है एम्स दिल्ली, सब रूम में लगा लेते हैं एम्स दिल्ली, तो वो स्टार्टिंग में था बस, उसके बाद फिर ज्यादा नहीं सोचा कभी। अच्छा ठीक है। और फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके अभी? फ्यूचर प्लान्स अभी तो यही है, MBBS करनी है, फिर उसके बाद MD करनी है। MD की ब्रांच का भी नहीं पता है, रिलेटिव्स पूछते हैं, उनको तो अब जो मेडिकल फील्ड में नहीं उनको ज्यादा आइडिया भी नहीं है, वो डायरेक्ट पूछते हैं कि किस चीज की डॉक्टर बन रही हो। वो अभी नहीं होता है, वो MD होता है, वो अभी 5-5.5 साल बाद चूज करना होता है। राइट। फिर वो पूछने अच्छा किस चीज में करोगी, तो उनको भी मैं यही बोलती हूँ अभी पहले पढ़ लूं सारे सब्जेक्ट्स, फिर किस में इंटरेस्ट आता है। प्लस सिर्फ इंटरेस्ट से भी नहीं होता है, MD एग्जाम देंगे, उसमें क्या रैंक आएगी, क्या मार्क्स आएगी, उसके अकॉर्डिंग पे फिर ब्रांच मिलती है। राइट। तो अभी हाँ वे टू सून टू डिसाइड कि तो सेकंड ईयर में अभी मैं MBBS लाइफ एंजॉय कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आसानी से डिसाइड कर पाऊंगी। राइट, ठीक है। अच्छा, अभी क्योंकि आपने भी बोला कोटा में बहुत ज़्यादा सुसाइड्स हुई हैं, उसका एक फैक्टर ये है कि आपने 3rd अटेम्प्ट में कर लिया, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं स्टक हैं एक पर्टिकुलर स्कोर पे, उससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, एंड देन प्रेशर इतना ज़्यादा बन जाता है कि दे गो फॉर द एक्सट्रीम, जहाँ पे आई थिंक वो डिसाइड कर लेते हैं अपनी लाइफ को एंड करने का। तो एक अगर स्टूडेंट जिससे MBBS नहीं हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वही एंड है, या फिर मेडिकल फील्ड में ही बहुत सारे और स्ट्रीम्स हैं जो एक स्टूडेंट एक्सप्लोर कर सकता है, और वो कौन कौन से स्ट्रीम है? बहुत सारे स्ट्रीम्स भी है, और जरूरी नहीं है कि सारे लोग MBBS के लिए ही बने हो। राइट। टफ कोर्स है, आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है हर फील्ड में, तुम इसमें भी, एग्रीकल्चर बुरी फील्ड नहीं है, मुझे नहीं करनी थी, मैंने इसलिए नहीं ली, उसमें भी बहुत स्कोप है। BDS भी लेते हैं, उसमें भी बहुत स्कोप है, मतलब और भी आप रिसर्च में जा सकते हो। लाइक दिल्ली में हमदर्द है, उसमें मैंने सुना कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो एंडलेस फील्ड है आजकल, आप ऑनलाइन इतना कुछ कर सकते हो। राइट। तो सुसाइड करना ही नहीं चाहिए, क्यों करते हो? मतलब ठीक है उनके पास, मुझे जितना लगता है कि आप इतने लोनली हो जाते हो, आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं होता, आप किसी दूसरे से बात करोगे उसको ऐसा लगता हो कि वो मुझे जज करेगा। राइट। और मे बी फैमिली वाले भी उतने सपोर्ट नहीं कर पाते होंगे, या फिर वो खुद उतने ओपन नहीं हो पाते होंगे, मतलब कोई भी मम्मी पापा नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा सुसाइड कर ले। राइट। तो वो उस वे में तो सपोर्ट करेंगे ही कि तुम बात कर लो, पर बच्चा खुद भी, उनको लगता है कि मैं घर वालों को बताऊंगा कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, तो घर वाले डिसअपॉइंट होंगे, उनको बुरा लगेगा, तो यही सब जाता है और छूट जाता है सारे दोस्त। मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी भी लगता है कि मेरे स्कूल वाले इतने अच्छे दोस्त थे सारे, तो क्योंकि आप उस प्रिपरेशन फेज में आपको लगता है कि मैं अभी अपना सारा टाइम सिर्फ पढ़ाई को डिवोट करूँ, फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते, तो ऑब्वियसली सब अपने अपनी जगह पे सेटल हो जाते हैं ना, तो सारे दोस्त भी छूट जाते हैं, कोई है नहीं आपके पास बात करने के लिए जिसे आप शेयर कर पाओ कि मैं एक्चुअली क्या गो थ्रू कर रही हूँ। एंड पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे ये मैसेज है कि दे शुड कीप चेकिंग ऑन देयर चाइल्ड, कि बात करते रहें, मोटिवेट करते रहें, और मोटिवेशन में ये नहीं कि प्रेशर डालें कि दिस इज द एंड। इन जनरल दोस्त की तरह बात करो, हाँ कैसी पढ़ाई चल रही है, सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं, एक्स्ट्रा भी, मतलब क्योंकि उस टाइम पे और क्या होता है, हम सारी अपनी हॉबीज या सब कुछ छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं कि अगर हम डिमोटिवेट हो रहे हैं या हमें कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट के लिए भी, तो हम कुछ करते नहीं। अगर हम कुछ देख भी रहे हैं फोन पे भी, तो बैक ऑफ द माइंड चलता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो वो फिर गिल्ट फीलिंग आ जाती है। तो ये सब चीज की वजह से फिर वो स्पाइरल डाउन होके वो एक्सट्रीम कर जाता है। राइट, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकल्स के बारे में बहुत सुना है मैंने, क्योंकि हमें एज अ नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें प्रैक्टिकल्स का आइडिया पता चलता है मुन्ना भाई MBBS देख के, जहाँ पे उनके हाथ कांप रहे हैं, और हमें बचपन में बताया जाता था कि डॉक्टर बनना है तो फ्रॉक का डाइसेक्शन करना पड़ेगा। अब तो नहीं होता है। राइट। तो आपने 1 साल की जर्नी में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स किए, और वो कितने मुश्किल थे या इजी थे? प्रैक्टिकल फर्स्ट ईयर में तो इतने कुछ ज्यादा मुश्किल प्रैक्टिकल्स नहीं है,
पर क्योंकि फर्स्ट टाइम हम सारे जो पहले हॉस्पिटल में देख रहे हैं वो सब फर्स्ट टाइम लाइव देख रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो वो एक्साइटिंग होता है बहुत। लाइक डाइसेक्शन हॉल में जब फर्स्ट टाइम आप कैडेवर देखते हो, डेड बॉडी कैडेवर, तो वो जब फर्स्ट टाइम तो ऐसे कुछ बच्चों को मे बी ऐसे अजीब लगता होगा, तो बहुत एक्साइटिंग होता है यार, आज मैं कैडेवर देखूंगी फर्स्ट टाइम, आज मैं अपना स्कैल्पेल और डाइसेक्शन किट यूज करूंगी, वो सब बहुत एक्साइटिंग लगता है। फिर फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल्स होता है हेमाटोलॉजी का, उसमें आपको खुद से प्रिक करके एंड ब्लड लेना होता है। अच्छा। उसके बाद आप सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं। वो फर्स्ट टाइम प्रिक करने में जो नर्वसनेस होती है कि कहीं ज्यादा ना प्रिक हो जाए, होगा कि नहीं होगा, और ऐसा होता है कि अगर आपने हल्का सा किया वो उतना ब्लड आएगा नहीं कि आप उसको सैंपल की तरह कलेक्ट कर पाओ, तो आपको दोबारा प्रिक करना पड़ेगा। फिर दोबारा वही सेम नर्वसनेस होती है। मतलब लास्ट डेट तक जो मैंने अभी एग्जाम्स दिए, प्रॉफ एग्जाम्स, उसमें भी सेम प्रैक्टिकल इतनी बार कर चुकी हूँ पूरे साल, फिर भी वो फर्स्ट टाइम करने से पहले ऐसे थोड़ा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि ठीक है करना है। तो ये सब एक्साइटिंग होता है। ईसीजी हो गया या और जितने विजन टेस्ट वगैरह जो हम देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में अपने हॉस्पिटल्स में, वो सब करते हैं, करते हुए देखते हैं, सीखते हैं, तो ये अच्छा लगता है। हाँ राइट, मतलब वो एक ये सब करके डॉक्टर वाली फीलिंग आती है, बाकी हाँ, तो पढ़ ही रहे हैं। राइट। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स व्हाइट कोट खरीद लेते हैं मतलब प्रिपेयर करते हुए ही, वो कैसी फील थी जब आपको फाइनली व्हाइट कोट मिला? व्हाइट कोट सेरेमनी मतलब वो फीलिंग अलग होती है, वो वर्ड्स में ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब आपको ऑफिशियल, हम पहले से भी पहन रहे होते हैं, पर वो जब ऑफिशियली आपको व्हाइट कोट मिलता है, वो मतलब वो ऐसे अवार्ड जैसा लगता है कि हाँ हमने अर्न किया है, हमारी मेहनत से मिला है हमें। तो अगर हाँ बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स स्टेथोस्कोप, व्हाइट कोट ये सब पहले से खरीद लेते हैं मोटिवेशन के लिए, वेल एंड गुड। अगर वर्क कर रहा है तुम्हारे लिए, जो भी वर्क कर रहा है तुम्हारे लिए, तुम करो। तो वो बहुत लोग ऐसे रूम में अपने टांग लेते हैं, उसको देख देख के उनको लगता है कि हाँ ये आपने भी किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया था। और कुछ एम्स की फोटो लगाई थी? नहीं, वो फेस में एम्स तो मैंने हटा दिया था, नहीं हो गई। राइट, कुछ कोट्स वगैरह लिख के, फॉर्मूलाज वगैरह लिख के? हाँ, मैंने मतलब रूम पे लिखा हुआ था अपना डॉक्टर तृप्ति करके, ऐसे बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में कि हाँ नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो डॉक्टर तृप्ति लिखा हुआ था। और मेरी आदत थी कि जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह देखने हैं, तो मैं वो एक अपनी लिस्ट रखती थी कि हाँ मेरे को डेली का इतना करना है, मतलब टू डू लिस्ट जो बोलते हैं कि डेली मुझे इतने क्वेश्चन से अगर ये पार्ट करना है तो ये करना ही है, उसके पहले सोना नहीं है, बाकी चीजें बाद में होती रहेंगी, ये करना है इतना। अगर एनसीईआरटी का ये इतना पढ़ना है तो वो पढ़ना है, इतने क्वेश्चन करने, इतना लेक्चर देखना है तो देखना है। तो वो मेरे को आदत थी, मैं नोट डाउन करके अलग से अपना डेली का मेरा वो रहता था। राइट, चलो सही है। तो आई थिंक वो व्हाइट कोट सेरेमनी जो होती है ना, जो आप पहले इतनी मेहनत करते हो, वो अचीवमेंट है, वो एक तरीके से अवार्ड है जो हर कोई बच्चा जो नीट क्लियर करता है, मेडिकल कॉलेज में जाता है, डिजर्व करता है। सही है। अच्छा, आज के टाइम में स्टूडेंट्स एआई टूल्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपने प्रिपरेशन में किया था एआई टूल्स को यूज? टू बी ऑनेस्ट मेरा टाइम पे था ही नहीं। तो अभी एक साल पहले आया है। अभी यूज करते हो? हाँ, अब तो कर लेते हैं असाइनमेंट्स में। राइट, वो क्विक है कुछ भी आंसर ढूंढने का, तो यूज कर लेते हैं। पर मुझे लगता है कि नीट एस्पिरेंट्स को करना चाहिए, और अगर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी आंसर हम अगर उस पर खुद मेहनत करके, अगर लास्टली नहीं हो रहा है तो ठीक है सर्च कर लो, पर पहले खुद मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि बायो में भी अगर कोई आंसर है, आप उसको खुद जब पेजेस पलटा के ढूंढोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेगा। आपने अभी देखा, आपको अभी याद है, एक हफ्ते बाद भूल जाओगे। पर अगर खुद ढूंढोगे तो आपको याद रहेगा, हाँ इस चैप्टर में यहाँ पे लिखा हुआ था, वो ज्यादा याद रहता है। फिजिक्स में भी आप 5 बार ट्राई करो, 6 बार ट्राई करो, नहीं हो रहा फिर देख लो, पर एटलीस्ट ट्राई करो पहले, ताकि आपको मतलब अच्छा समझ आए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो कि हाँ ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है। जैसे शायद थॉमस एडिसन के किसी के लिए बोला था कि उन्होंने 100th अटेम्प्ट में बल्ब बनाया, एटलीस्ट उनको पता है कि 99 टाइम्स में ऐसे ऐसे नहीं बने। तो ये हाँ, आई थिंक वो जर्नी करना कि मैं एक क्वेश्चन के पीछे पड़ा हूँ कि ये करना है, और जब तक आप उसको क्लियर नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं आएगी। सर थे टारगेट पीएमटी में फिजिक्स के, अच्छा, तो वो बताते थे कि उनके टाइम पे ऐसा होता था कि क्वेश्चन बुक तो मिल गया, उस टाइम पे इंटरनेट बिल्कुल ही नहीं था, वो ऐसे मतलब थोड़े बूढ़े से प्रोफेसर राइट, तो उनके टाइम पे इंटरनेट था ही नहीं, तो वो आंसर्स देखते कहाँ से। तो उनका ऐसा होता था कि वो क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर जो पब्लिशर बुक का होता था वो उनको पोस्ट करते थे वो क्वेश्चन और अपना सोल्यूशन कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है। फिर जो बुक का जो भी ऑथर राइटर जो भी बोलता है वो होता है, वो फिर वहां से उसका सोल्यूशन पोस्ट करते थे उनको, तो उनको इतना वेट करना पड़ता था। राइट, तो उस कंपैरिजन में तो हमारा कुछ भी नहीं है। अगर हमें नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट डे जाकर टीचर से पूछ सकते हैं कैसे करना है। बट आई थिंक उसके लिए मेहनत करना जरूरी है आज के टाइम में। आई थिंक इन्फॉर्मेशन क्योंकि टिप्स पे हमारे एकदम से ना,
तो हम सोचते हैं कि जल्दी से बस देख लूं, है ना? इंसान डॉक्टर बन गया है, सिम्टम सर्च कर लिया, उन्हें खुद ही पता है कि मुझे ये बीमारी हो रही है। हाँ, अभी तो फर्स्ट ईयर में, तो अभी तो कोई ऐसा आपका देख कोई अब सेकेंड ईयर से पोस्टिंग शुरू हुई है हमारी। अच्छा, तो अब आपको आई थिंक कोई लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि मेरे को ये है। और हमारा तो ऐसा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ईयर में एक अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर होता है जिसमें हमें एक वीक के लिए हॉस्पिटल्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भेजते हैं। अच्छा, तो उसमें हम गए थे, मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, उसमें हमें बोल दिया जो भी डॉक्टर मैम की कि तुम हिस्ट्री ले लो पेशेंट की। अच्छा, हम हिस्ट्री ले रहे हैं, उसने हमें कुछ और बताया, फिर वो जैसे डॉक्टर के पास गया, उन्हें कम्प्लीटली डिफरेंट चीज बता रहा है। मतलब हमने क्या बिगाड़ा है, हमने क्यों झूठ बोले? मतलब अगर सही बता भी देता तो कुछ कम थोड़ी ना हो जाता, ज्यादा बीमार थोड़ी हो जाता वो। पर होते हैं ऐसे पेशेंट्स जो उन्हें लग जाएगा कि ये जूनियर है तो उन्हें अलग बताएंगे, डॉक्टर को अलग बताएंगे। राइट, बट आई थिंक वो डॉक्टर बनने की जर्नी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आप एक दिन में नहीं सीखते हो, है ना? तो आपको वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एज अ पेशेंट भी हम लोगों के लिए जरूरी है कि जब हम चाहे तो इक्वल अटेंशन जूनियर सीनियर जो भी है उनको प्रॉपर्ली बताएं, क्योंकि सफदरजंग का तो पेशेंट इनफ्लो भी बहुत अच्छा है ना, उस मामले में भी अच्छा है वीएमएमसी कि आपको सफदरजंग से एसोसिएटेड मिल रहा है। पेशेंट्स इतने आएंगे, आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे, आप प्रैक्टिकली उतना चीज सीख पाओगे, क्योंकि जब कुछ थ्योरी में पढ़ते हैं और वो प्रैक्टिकली दिखता है तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आता है, आप ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, कोई भी डायग्नोसिस बना पाओगे। तो वो सब चीज अच्छा है सफदरजंग के बारे में। राइट, नाइस, चलो बढ़िया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जैसे आपको फिजिक्स में दिक्कत थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स में बहुत दिक्कत आती है और उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। तो अगर टाइम है तो पढ़ लो। आपने कैसे प्रिपेयर किया और कैसे, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी है फिजिक्स को प्रैक्टिस करने की? मैंने नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी। ओके, ठीक है। मतलब अगर या तो तुम्हारा फिजिक्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो चुका है तो तुम पढ़ने जाओ, क्योंकि उसकी थ्योरी मैंने ट्राई की थी किसी एक चैप्टर की, तो बहुत ही वेग सा है, मतलब मत ही पढ़ो मेरे अकॉर्डिंग तो। या तो तुम्हारे पास बहुत ही वेला टाइम है, तुम्हारा सब अच्छे से हो चुका है तो तुम पढ़ने जाओ, वरना मत पढ़ो। ओके, न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करो थोड़े बहुत। बट न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी चाहिए होगी, तो वो कहाँ से? कॉन्सेप्ट्स तो टीचर ही बताएंगे, क्वेश्चन करते करते आएगा, सॉल्यूशंस देखोगे तो पता लगेगा कि अच्छा ऐसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। क्योंकि जब सॉल्यूशंस देखते हैं ना, क्वेश्चन नहीं बनते, और मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस जो नहीं बनते हैं खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सोल्यूशन देखेंगे तो अप्रोच समझ आएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच किया जाता है। राइट, क्योंकि सारे फिजिक्स में सारे क्वेश्चंस फार्मूला पे ही होते हैं, बस ये देखना होता है कि कौन सा फार्मूला कौन से चैप्टर से एक्सट्रैक्ट करके वहां पे अप्लाई करना है। तो वो क्वेश्चंस के साथ पता चल जाएगा, सोल्यूशंस देख के मोस्टली समझ आ जाता है। नहीं समझ आया तो इतने टीचर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, आजकल वीडियो सोर्सेज है इतने सारे, सब सोल्यूशंस डाल रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। मोस्टली बच्चे किसी ना किसी कोचिंग में होते हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, वहाँ पे इतने टीचर्स है, सब पे आजकल डाउट फैसिलिटीज अवेलेबल है, पूछ लो। राइट, ठीक है। और आपने दिल्ली एक्सप्लोर किया पिछले एक साल में? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो ज्यादा नहीं घूमे? अभी काफी बाकी है। अच्छा, और ट्रिप प्लान, कोई ट्रिप अभी 1-2 हफ्ते बाद प्लान है, फर्स्ट ट्रिप अभी कॉलेज की। अरे वाह, नाइस, चलो ठीक है, भगवान करे हो जाए। कॉलेज ट्रिप्स ऐसे ही होते हैं, ऐसे कैंसिल हो जाते हैं सारे, पहले सब बोल देते हैं हाँ चलते हैं, फिर लास्ट मोमेंट। राइट, 2 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए करंट नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो इस बार नीट एग्जाम लिखने वाले हैं? 2 मंथ स्ट्रैटेजी तो यही है, एक तो सिलेबस हो जाना चाहिए, मतलब अगर सिलेबस नहीं हुआ है तो पहले तो कोशिश करो कि सिलेबस हो गया, और साइड बाय साइड टेस्ट देना शुरू कर दो, ताकि जो हो चुका है उसका पता चलता जाए कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या लेवल है। और सिलेबस हो गया, अच्छी बात है, फुल सिलेबस टेस्ट दो। 2 महीने में मेरे को लगता है फुल सिलेबस टेस्ट ही देने चाहिए। सेम चीज, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं एनालाइज करो कि हाँ ये क्यों गलत हुआ। बायो है, भूल रहे हो तो जो टॉपिक भूल रहे हो वो दोबारा रिवाइज करो। फिजिक्स कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो, प्रैक्टिस करो। 2 मंथ्स में तो यही होगा, टेस्ट 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 बस। टेस्ट आई थिंक मतलब मोस्टली मेरे को लगता है एटलीस्ट वीक में 2 तो देने ही चाहिए फुल सिलेबस टेस्ट। ज्यादा दे सकते हो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट 2 देने चाहिए। राइट, और उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एनालिसिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर देके छोड़ दिया कि हाँ इतने नंबर आए, कोई फायदा नहीं है जब तक आपने देखा नहीं कि क्या क्वेश्चन गलत हुए हैं वो और कैसे होगा। तो एनालिसिस तो बहुत जरूरी है। तो लास्ट एडवाइस आपकी नीट स्टूडेंट्स को जो नीट लिखेंगे इस बार? ज्यादा टेंशन मत लो, पढ़ो, मेहनत करो, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो ये एंड नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में कर सकते हो। तो मतलब पढ़ो, मेहनत करो, पर ऐसा नहीं कि यही लास्ट है, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सब नहीं। राइट, तो स्टूडेंट्स ये थी तृप्ति, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। आई थिंक इनकी जर्नी के बारे में जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो थी हाउ काम एंड कंपोज शी वॉज, कि नीट के एग्जाम के दिन जिस दिन गई तो पता था कि हो जाएगा,
हम बहुत ज़्यादा कई बार पैनिक कर जाते हैं, उसमें भी बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं, OMR बबलिंग में बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। तो ये भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक सर ने बताया था कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मतलब ऐसा कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, पर एक क्वेश्चन उनको छोड़ना था। और वो उनको मतलब अगर मान लो 91st क्वेश्चन है और वो उनको छोड़ना है 92nd का करना है, तो उन्होंने 92nd वाला 91st में कर दिया, तो उसके आगे जितने सारे गलत हो गए। तो वो चीज कितनी हर्ट हुई होगी उनको कि एक क्वेश्चन की वजह से। तो ये चीज बहुत ध्यान से राइट। तो क्वेश्चन करते करते नहीं OMR बबल कर, डिपेंड्स कैसे करा। जैसे मेरा ऐसा होता था कि बायो कर लिया, बायो का एक साथ फिल किया, फिर केमिस्ट्री का एक साथ, तो वो जो जैसे करते हैं। राइट, तो वो आपके ऊपर है। राइट, तो आई थिंक OMR बबलिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये भी उन्होंने बताया कि दिस एग्जाम इज नॉट द एंड, बहुत सारी बंडल ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आई थिंक बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो जिनमें से कोई आपके लिए बना होगा, तो आपको उसको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए रादर देन फीलिंग कि ये मेरा एग्जाम क्यों नहीं निकल रहा है। तो थैंक यू सो मच तृप्ति फॉर ज्वाइनिंग अस। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ आते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी डाउट है जो आप चाहते हैं कि हम नीट एस्पिरेंट से पूछे, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए एंड चेकआउट करते रहिए स्पेस को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। थैंक यू।